माय नेम इज कपिल बाजपाई, आई एम अ फैकल्टी ऑफ ओरिजिन कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग टू नीट्स IIT-JEE एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो कुछ एग्जामिनेशंस थे, जैसे कि IIT-JEE का बोर्ड के पेपर्स और वो सब चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं। सो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि अभी फिलहाल आप घर पे रह के चीज़ें इतनी बेटर कर सकते हैं, आप करिए, ठीक है। तो बड़ा देखिए, केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि इस साल का पैटर्न जो थोड़ा चेंज हुआ था जनवरी 2020 में। आपको पता होगा कि अब जो NTA ने 25 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है आपके पेपर में। टाइम ड्यूरेशन आपके 3 घंटे का होता है और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 25 क्वेश्चन मैथ में। टोटल आपके जो होते हैं 75 क्वेश्चंस का सेट होता है और 300 मार्क्स का होता है, जिसमें मैं बात करूं बेटा 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं और 5 प्रॉब्लम जो आपकी होती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, अगर आप बात करते हैं केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे अक्सर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सेक्शन है, अगर मैं बात करूं हमारी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें नियर अबाउट आपको लगभग हर साल पेपर में, पिछले मैं 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन के नियर अबाउट आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल में, फिजिकल आपकी जो पूछी जाती है ये आपकी 10 to 12 क्वेश्चन के नियर अबाउट पूछी जाती है ऑन एन एवरेज। और अगर मैं बात करूं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा लगभग 6 से 8 प्रॉब्लम के बीच में बनता है। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये 4-5 साल का रिकॉर्ड है जो अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, और आप लोग भी सॉल्व पर लगाते होंगे तो आपको उसमें एक आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। अब अच्छा एक चीज बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग से बाउंस करने लगती हैं। क्यों? बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे कि आपने 11th में कुछ एक टॉपिक का नाम सुना होगा, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, देखो लगने में बहुत छोटा लगता है, मतलब हाँ चलो ठीक है, बेसिक टॉपिक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे हम क्या करें। लेकिन ये मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपका फंडामेंटल क्लियर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो आपने सुना होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से हर साल ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चाहे वो एसिड बेस के टॉपिक हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन के बेस पे हो, चाहे वो एडिशन के बेस पे हो। ये सब एक क्राइटेरिया है जो JEE मेंस फॉलो करता है। और दूसरी बात, JEE मेंस में रिसेंटली मैं 4 से 5 साल देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री बहुत ही आसान बनाई जा रही है, बहुत ही आसान कि वो पूरा फॉलो करते हैं पैटर्न NCERT। सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप NCERT में कमांड को अच्छे से रखिए, NCERT पूरा फुल आप रीड करिए, अच्छे से उसको 1 by 1 स्टेप में फॉलो करिए। आप अच्छे मार्क्स 100% गेट करेंगे, बिकॉज 70% पेपर अगर मैं देखूं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो IIT का हो, वो NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में, बिकॉज उनको पता होता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके फिजिक्स, मैथ, बायो में स्कोर करके सिलेक्शन के रेशियो को पहुंचा सकता है अपने। तो आज मैं आपको बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और आगे जो भी इसकी क्वेरीज होंगी वो हमारे लिंक में वेबसाइट के थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक के बारे में। ओके, देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको 4 से 5 सालों में NDA ने या JEE मेंस की CBSE बोर्ड वेबसाइट ने आपका सबसे ज्यादा टारगेट किया है। मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग में हर साल वो मोस्ट ऑफली बॉन्डिंग के बेस पे, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका 1 क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो नीट में कंफर्म होता है कि इससे पूछते ही हैं, बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्री, जो कि आपने पढ़ा होगा, बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, या फिर और सेकंड टॉपिक को हाईलाइट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसपे वो एक क्वेश्चन, चाहे वो डायमैग्नेटिक का नेचर का हो, चाहे वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो, इन पे डिस्कस जरूर करते हैं स्टूडेंट्स। और तीसरा अगर वो उठाते हैं तो बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एप्लीकेशन, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल के बारे में वो काफी
क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो ये उनके 3 से 4 टॉपिक है जहां पे वो हिट करते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन को, एमओटी को कैसे पढ़ रखा है आई डोंट नो, बट मैं आपको आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को गेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में एक टेबल होती है, ज्योमेट्री टेबल जिसमें आपको सिग्मा एंड लोन पेयर से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बता सकते हो, ठीक है। अच्छा ये सब होता क्या है और बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द बॉन्डिंग। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सो पहले मैं बात करता हूँ बॉन्डिंग के बारे में। अच्छा बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बहुत लोग इसको जनरली ये बताते हैं कि जहां पे दो एटम्स, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। उसके 3 टाइप होते हैं, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट। बट माय क्वेश्चन इज दैट, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसे आपने कहा सर फॉर्मेशन ऑफ H2, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होके आपका सिंगल बॉन्डेड फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो आपका डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसमें सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट भी इसी टॉपिक में ही आता है। ओके सो मैं आपसे ये पूछता हूं, चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा क्या होता है कि ये दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड हो जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। कभी आपने सोचा इस चीज के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए कि भाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से, कैसे बॉन्डिंग डेवलप हुई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे सपोज दैट भाई आप इसको पोल के थ्रू में लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक पोल यहां रखा, ठीक है, एक पोल मैंने यहां रखा, ठीक है। अब सपोज इन दोनों का सेम डायरेक्शन प्लस माइनस है। अब कंडीशन क्या है कि इसको जब आप रिवर्स करोगे तब आपका ये बनेगा, नहीं तो अदरवाइज आपका ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जब आप इन दोनों पोल को पास लाते हो तो होता क्या है भाई, जब 2 सेम चार्ज आपके पास आते हैं, सपोज आप पास लेके आ रहे हो, तो पास लेके आ रहे हो तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिपल करने लगते हैं। अच्छा रिपल्शन होगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो रिपल्शन ना हो इसके लिए होता क्या है कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं तो होता क्या है कि भाई इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, किसी एक के रिस्पेक्ट में, सपोज अगर आपने इसको लिया, इसके रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन अपोजिट कर देता है, समझिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिस्पेक्ट अपोजिट कर देता है। मींस अगर मैं एक वर्ड में कहूं कि जब तक इसका पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन में क्या होता है कि जहां पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी 2 पोल के ऊपर बीच में इंटरेक्ट करता है और किसी एक पोल के स्पिन को चेंज करता है। अगर आपको उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना हो तो, क्योंकि आपको पता है कि 2 लाइट चार्ज कभी भी इंटरेक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो कोवेलेंट ऑफ बॉन्ड बनाते हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा के ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट फिर क्या होता है ऐसे अप्लाई नहीं होगा। तो होता क्या है कि इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको हटा के रोटेट करा दीजिए और आप डेफिनेटली आप यहाँ पे इंटरेक्शन बॉन्ड बना सकते हैं और ये आपका, ठीक है। सो प्लीज इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बॉन्डिंग का मतलब होता क्या है, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज। The force of attraction in between two atoms of spin, nuclear spin, यानी कि force of attraction which held it in between 2 spin of atom, यानी 2 spin of atom के बीच में जो force of attraction interact होता है उसे हम कहते हैं chemical bond। और वो बॉन्ड 3 टाइप से फॉर्म होता है, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट में क्या होता है, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। कोवेलेंट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, ठीक है, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो ट्रांसफर करता है दूसरे एटम में, तो आपका बनता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो जल्दी इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट में, राइट। तो चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट समराइज करा दे रहा हूँ।
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे कि सेकंड जो इसका होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बॉन्डिंग को ओवरलैपिंग से आप कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में जैसे एस पी डी एफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, एस पी डी एफ का कॉन्सेप्ट। तो एस पी डी एफ जो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज होता है, तो एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग जब दो ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। जैसे कि ओवरलैपिंग के टाइप बता दूं अगर मैं, तो पहला होता है एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दो ऑर्बिटल, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ऑर्बिटल ऐसा है नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज इसकी कोई सबसेल नहीं होती, तो ये सिंपली आपका मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रपोज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दो ऑर्बिटल्स आपने लिए और इनको आपने एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे बाउंडेड कर दिया। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जब आपने बाउंड किया तो यहाँ पे बनता है बेटा एक सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि मैं आपको बता दूं जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल मींस क्या, ऐसे देखिए एक होता है वर्टिकल, एक होता है एक्सियल। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओवरलैपिंग होती है एसपी ओवरलैपिंग के बारे में। तो एसपी ओवरलैपिंग के बारे में क्या होता है हमारा कि जब एस ऑर्बिटल को आप पी से ऐसे आप रिप्रेजेंट करो, एस ऑर्बिटल को आप पी से रिप्रेजेंट करो, मतलब ओवरलैप कराओ, तो ये आपका बनता है क्या, एस पी ओवरलैप दो ऑर्बिटल्स। और ये भी क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आपका एस ऑर्बिटल पी के साथ में ओवरलैप करेगा वो हमेशा एक्सियल करेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पहले आया भी है कि वाई ये आईआईटी प्रॉब्लम है, वाई एस ऑर्बिटल नॉट ओवरलैप विद p ऑर्बिटल इन वर्टिकल फेज। क्यों एस ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में वर्टिकल फेज में ओवरलैप नहीं करता, बिकॉज़ p ऑर्बिटल डबल शेप का होता है। एक्सियल पॉसिबल है बट आपका वर्टिकल पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर अराइज होता है, और इसको लोग इसलिए बोलते हैं कि सर p आपका 2 डायमेंशन होता है और s की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए s और p वर्टिकल फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट अगर इसको हम लोग बॉन्डिंग के नेचर में, बॉन्ड एंगल के नेचर में बताएं तो कैसे बताएंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि s और p ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, वो आप प्लीज नोट करें, इससे आप किसी का भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, -1/m। अब cos अल्फा बराबर -1/m, क्योंकि आपको पता होगा कि जब sp ओवरलैपिंग होती है तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, sp2 होता है तो 120 होता है, sp3 होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, sp3d होता है 90 से 109 होता है, और sp3d2 होगा तो 90 के आसपास आपका एंगल बनता है। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में आप निकाल सकते हो, जहां पे m आपका होता है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, क्योंकि अभी जो आगे चीजें आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सब इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे मैं आपको बताऊं sp ओवरलैपिंग के बारे में, तो देखिए cos अल्फा इज इक्वल्स टू -1/1, क्योंकि p यहां पे 1 है तो मैंने 1 रख दिया। अब अल्फा को जब आप रखोगे cos इनवर्स -1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 180 डिग्री। ऐसे आप जब sp2 निकालोगे तो देखिए cos अल्फा, अब देखिए p कितने ऑर्बिटल्स हैं, जल्दी 2 ऑर्बिटल्स है, तो आपने रखा यहाँ पे -1/2, तो ये हमारा हो गया cos इनवर्स -1/2, दैट्स 120 डिग्री। ऐसे आप sp3 को निकालिए, sp3d में निकालिए, तो सब में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेगा, 128 मिनट। sp3d में आप निकालोगे तो आपका ये 109 से तक में होता है, ठीक है। ऐसे आप निकालते हो, सॉरी एक मिनट, 90 से 109 के बीच में, 90 to 109 के बीच में। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे मैटर करती है, ओके। अब देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन क्या था कि s को p से वर्टिकल ओवरलैप, यानी कि परपेंडिकुलर ओवरलैप नहीं बना सकते। क्यों, देखिए आप इस एक्सिस को उठाइए, इसको उठाइए, आप एक लाइन ड्रॉ करिए, और इसके फेस में आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर आप ऐसे ड्रॉ करिए, तो देखो आपको मिल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, राइट, 90 का एंगल मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ रखो। क्यों नहीं हो सकता, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। आप जैसे ही इसको रखोगे cos 90 इज इक्वल्स टू -1/m, तो आपको पता चल गया cos 90 वैल्यू 0 होती है, दैट्स -1/m, और m यहाँ पे नॉट बी डिफाइंड, यानी कि p ऑर्बिटल s के साथ में कभी भी वर्टिकल फेज में ओवरलैप नहीं कर पाएगी स्टूडेंट। इसीलिए क्योंकि वहां पे रीजन क्या है, क्योंकि उसके बॉन्ड एंगल की स्टेबिलिटी डिफाइंड नहीं होती है, ओके। सो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारा s ऑर्बिटल p के साथ में वर्टिकल फेज में ओवरलैप नहीं करता है, ओके प्लीज।
ओके, अब नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में जब आप आएंगे तो आपको मैंने क्या बताया कि जब एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बनता है, और जब वर्टिकल ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं कि जब आप दो p ऑर्बिटल्स को साइड वाइज ओवरलैप कराएं, देखिए साइड वाइज मतलब ये प्लस माइनस, जैसे माइनस प्लस आप इसको साइड वाइज ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो ये हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई की दो कैटेगरी होती है, एक होता है रियल पाई, एक होता है क्या रियल पाई, एंड दूसरा होता है इमेज ऑफ पाई। एक क्या होता है रियल पाई, दूसरा होता है इमेज ऑफ पाई। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन के ऊपर आप देखिए कि ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो ये p ऑर्बिटल है, उसके नीचे के एक्सिस देखो आप, ये उसकी इमेज है। तो अब इन दोनों क्या करो, आप ओवरलैप कराओगे। तो ओवरलैप कराओगे तो जो अपर फेस होगा, मतलब अपर फेस जो ओवरलैप कर रहा है दैट्स अ रियल पाई, और जो डाउनवर्ड फेस हो रहा है वो क्या है आपका इमेज ऑफ पाई। और इसके बीच में कहीं पे ये जो इंटरेक्शन होता है, दिस इज, ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई बॉन्ड को हम किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब आप ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो तो आपको पता है एक लेयर ऊपर पाई की बनती है, एक लेयर नीचे पाई बॉन्ड की बनती है, बीच में क्या बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द पाई ऑफ इमेज एंड रियल पाई, इनको डिफरेंशिएट करिए पहले कि भाई पाई बॉन्ड को कैसे हम डिफरेंशिएट करें, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो रियल पाई और इमेज ऑफ पाई इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो, बिकॉज़ p जो ऑर्बिटल होता है, अगर आप इसको देखो प्रैक्टिकली, आप देखो बलून देखा होगा आपने, जैसे का बलून स्ट्रक्चर, बलून में क्या होता है कि भाई आपका कुछ ऐसा होता है इस तरीके से, ये इंटरफेस। अब इसको आप नीचे हटा दीजिए, ये नीचे क्या है, ये पाई की इमेज है, ये ऊपर क्या बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है पाई बॉन्ड रियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई बॉन्ड रियल क्या है, पाई बॉन्ड इमेज क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, और वर्टिकल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने sp सीख लिया, pp सीख लिया। p के दो कैटेगरी होते हैं, सिग्मा और पाई। वर्टिकल में पाई बनता है और एक्सियल में आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है d ऑर्बिटल का। आपको पता है d ऑर्बिटल जो हमारा होता है, d ऑर्बिटल, उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में लुईस एसिड या लुईस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसको, लुईस एलिमेंट। लुईस एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इनका कोई चार्ज नहीं होता है, बट इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इनका कोई चार्ज नहीं होता है, ये ऑक्टेट उनको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास चार्ज नहीं होता। अगर मैं डी के बारे में बात करूं तो डी की टोटल 5 ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप अगर आप 3D में लोगे x, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और ये हमारा z होता है। जिसमें आप अगर बात करो तो ये जो बॉन्ड आप देखते हो इस तरीके वाला बॉन्ड, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे लेते हो, फिर आप ऐसे लोगे, और ये वाला बॉन्ड। तो देखिए दिस इज द dxy बॉन्ड जो कि आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और जो ये हमारा होता है, ठीक है, इसको अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हो गया dyz, और जो ये हमारा बॉन्ड हो गया ऐसे वाला, ये ऊपर ये हो गया हमारा dxz बॉन्ड, ठीक है। तो इसको आपको dxy dyz भी ऐसे आप लिख सकते हो। तीनों में अलग अलग चीजें होती है, dxy dyz। अब देखो इसमें एक और होता है जो प्लेन के अबव हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, तो इसे हम लोग बोलते हैं dx2y2, ठीक है। और ऐसे अगर आप लोगे यहाँ पे आप ऐसे इसको रख दो तो ये हमारा हो गया dz2, ठीक है। तो दिस वन dxy, दिस वन dyz, और दिस वन dxz। तो ये तीनों एक केस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके टोटल 5 वैकेंट ऑर्बिटल बनते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये चैप्टर इसी को रिप्रेजेंट करता है। डी की 5 एक्सिस होती है, जब उसमें कोई लिगेंड कांटेक्ट करता है तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है क्या पॉजिटिव, दूसरा होता है क्या नेगेटिव, ठीक है, और तीसरा होता है देयर इज नो चार्ज। तो डी ऑर्बिटल ये ऐसा ऑर्बिटल है जो हमारा डेल्टा बॉन्ड को फॉर्म करता है। अच्छा, डेल्टा बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा बॉन्ड ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि विच ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्डिंग। तो डेल्टा बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपके घर में क्यूब तो हो गई, ठीक है। क्यूब में आप कोई भी एक क्रिस्टल को उठा लो, मतलब किसी भी आप इसको साइड के ब्लॉक को उठा लो, सपोज मैंने इसको उठाया और सेम ऐसा एक क्यूब और ले लो, ठीक है, सेम एक ऐसा क्यूब ले लो कोई भी। देखिए बता रहा हूं क्यूब ऐसा बता रहा हूं,
आप क्या करो, दोनों की एक्सिस को, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन हो गया एंड ये वाला ओरिजिन हो गया, आप इन दोनों को इंटरैक्ट करा दो, ठीक है, बन गया आपका डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड का मतलब ये होता है कि 3D ब्लॉक, जो 3D आपका होता है, जैसे घर में आपका क्यूब होगा, आप किसी भी एक एक्सिस को उठा लो, क्योंकि जब इसको प्रैक्टिकली समझना है तो आप कैसे समझ सकते हो, समझो इस चीज को कि भैया आपने दो क्यूब लिए, उसमें से किसी भी एक क्रिस्टल्स को उठा के, मतलब कोई भी आपने क्रिस्टल उठा लिया, कोई भी आपने एक उठा लिया, साइड उठा ली, और उन दोनों को इंटरैक्ट करके देखो, तो इनके बीच जो बनेगा बॉन्ड ना, वो डेल्टा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डेल्टा बॉन्ड। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये तीन एक्सिस के बारे में बताया जो कि V को रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए आप, X Y Z, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान है। देखिए, अब उसको कई लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कार्बन के रिस्पेक्ट में आप p के 3 ऑर्बिटल दिखाइए तो sp3 होगा, 2 दिखाएंगे तो sp2 होगा, 1 होगा तो आपका sp होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट लिखूंगा और उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का। सबसे आसान तरीका, इसे आप फिर भी समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इन्वॉल्व हुए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर या टोटल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हुए बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग में, पार्ट ले रहे हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बस और कुछ नहीं आपको पता, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर 2 सिग्मा लोन पेयर 0 है तो मतलब 2, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 2 है तो वो आपका sp रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक s का ऑर्बिटल होगा वहां पे, एक p का होगा। अगर टोटल जो सिग्मा बॉन्डेड है वो 3 है, मतलब कि अगर देखा जाए तो 3 को हम लोग लिखते हैं sp2, जहां पे s का एक ऑर्बिटल होता है, p के 2 होते हैं, क्योंकि विदाउट s आप वो हाइब्रिडेशन को फाउंड नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें 4 सिग्मा 0 लोन पेयर 4 यानी कि sp3 ऑर्बिटल, 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर 5, ये हमारा sp3d होता है, ठीक है, एंड 6 सिग्मा 0 लोन पेयर 6, ये हमारा होता है sp3d2। मैं इसकी ज्योमेट्री बता दूं, अगर 2 है हाइब्रिडेशन में sp, तो sp का मतलब होता है लीनियर, sp2 का मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, sp3d का मतलब होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ये टोटल सम जो आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6, इसको आपको ध्यान रखना है और इसी में आपको मेंटेन करना है सिग्मा और लोन पेयर को, ठीक है। तो अब मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में, नहीं हाइब्रिडाइज है ऑर्बिटल है, उसमें अगर लोन पेयर नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री हाइब्रिड और शेप सेम होती है। क्या होती है? सेम। देयर इज नो डिस्टॉर्शन पॉसिबल, क्योंकि लोन पेयर नहीं, डिस्टॉर्शन कहां से होगा? आप जल्दी समझिए कि सपोज अगर आपकी बॉडी में हल्का सा कहीं कट गया है, चोट लग गई है, तो क्या पूरी बॉडी खराब हो जाती है? क्या नहीं। लोन पेयर भी ऐसा ही होता है, एक खरोच जैसा, कि अगर किसी ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर इंटर करेगा, लोन पेयर का मतलब क्या होता है भाई? जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर में, पता है इसका कोई काम नहीं, फ्री का बैठा हुआ है, तो ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा भाई? इसको ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं कर सकता भाई, sp लीनियर चेंज नहीं कर पाएगा, sp2 की ट्रायंगुलर चेंज नहीं कर पाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल नहीं चेंज कर पाएगा, sp3d की ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल नहीं चेंज कर पाएगा, sp3d2 की ऑक्टेटल नहीं चेंज कर पाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उसकी शेप को तो चेंज कर सकता है, शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं 3 सिग्मा 0 लोन पेयर 3 sp2 होता है, तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया ना कि 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो भी सम 3 ही आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा,
ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, लेकिन शेप जो हो जाएगी ना वो बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये चीज समझ में आ गई कि भैया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, वही है हाइब्रिडेशन। मतलब हाइब्रिडेशन को कैसा भी दे दो आप निकाल लोगे। ओके, सो इसमें एनसीईआरटी में टेबल बनी है सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर की। प्लीज उसको अच्छे से समराइज करिए, बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो टेबल है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन उससे बनता ही बनता है। मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कैसे होते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ज्योमेट्री और शेप का खेल लोन पेयर में कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, राइट। जैसे जनरल क्वेश्चन CS3 and CF3 व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है। क्वेश्चन आया है 2008 का है, IIT-JEE में क्वेश्चन है। तो अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कार्बन के पास में सर जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 4 रख दिए। इसको हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करवा के सर हमने CH3 में बना दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया सर। मतलब कि देखो मैं बता रहा हूं, दो चीजें ध्यान रखो, किसी भी मॉलिक्यूल में दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है टर्मिनल एटम। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब होता है क्या कि जिससे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां दे रखा है, हाइड्रोजन्स है कितने बाउंडेड है, किससे, कार्बन से। तो कार्बन यहां पे क्या हो गया, सेंट्रल एटम। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है वो सेंट्रल एटम में होता है, मतलब सेंटर पे होता है। और उसके सराउंड जो होते हैं 3, जैसे ये आप देखो 3, तो ये टर्मिनल एटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गया वो टर्मिनल हो गया, कार्बन से सेंट्रल एटम। तो जितने टर्मिनल एटम होते हैं मींस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, देखो ये किसी बुक में लिखा नहीं है आपको, ये कौन सा समझना पड़ेगा, ये किसी बुक में लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बट आपके क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली 100% सॉल्व होंगे, आप कहीं नहीं फंसोगे अगर आपको ज्योमेट्री टेबल की शेप याद है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को नंबर टर्मिनल एटम। अभी आपको बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सर 3 तो सिग्मा बन जाएगा। अब मुझे बताइए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या ये लोन पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, इतना तो जानते हैं कि भैया जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर तब वो एक लोन पेयर में काउंट होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं तो लोन पेयर नहीं होगा। तो आपने कहा सर 0 लोन पेयर होगा तो मतलब 3 हो गया, सर sp2 आ गया, हमारा तो आंसर कार्बन sp3 CH3 में आ गया। अब मैं आता हूं CF3 पे। CF3 में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा सर sp2 क्यों, बिकॉज सर 3 ही सिग्मा बन रहे हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो कहां जाएगा सर। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका हाइब्रिडेशन sp2 अगर आप सोचते हो तो ये गलत है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अब कैसे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। देखिए कार्बन से अगर आप फ्लोरीन को देखें, 3 फ्लोरीन है आपके बताया, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो फ्लोरीन के पास में टोटल आउटर मोशन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो क्या क्या किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया। दिस इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, क्लास 10 में आपको बताया जाता है, और 11th में सबसे शुरुआत दी जाती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो C, यहाँ पे आपका F F F, तो आप होगा सर देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग में हमारा सर 3 सिग्मा और लोन पेयर 0 आ रहा है, क्यों, बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं सर, यहाँ पे कोई लोन पेयर हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूँ होगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए कार्बन से फ्लोरीन तक जाने में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की कम हो रही है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा आसानी से। क्यों देगा, उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन हमारे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी 2.5 सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब क्या होगा भाई, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, ठीक है, किसी भी के पास में, तो ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। अच्छा जैसे ही शिफ्ट होगा इसके पास एक मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, और एक मैग्नेटिक ऑर्बिटल में आपको पता है कि भाई मैक्स टू मैक्स 1-2 इलेक्ट्रॉन का सेट आ सकता है, जिसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो मतलब यहां पे 3 सिग्मा
और एक लोन पेयर की होने की वजह से इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में चेंज आया। sp2 से क्या हो गया, sp3 हो गया। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा कि पहला, अगर सेंट्रल एटम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लिखिएगा, नोट करिएगा, अगर सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो वो सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए कि अगर सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा टर्मिनल एटम मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि आपने देखा CH3 और CF3 केस में कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो वो उसके अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन का सेट हो, 5 इलेक्ट्रॉन का सेट हो, जिसे कहते हैं ना ऑड इलेक्ट्रॉन सेट, ऑड इलेक्ट्रॉन सेट होगा तो वो उसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो भैया 3 सिग्मा एक लोन पेयर की शेप हो गई 4 sp3, इसको हम लोग शेप में कहते हैं पिरामिडल शेप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट 90% बच्चा गलत करता है क्योंकि पता ही नहीं होता कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहां पे हमने क्या सीखा, सेंट्रल और टर्मिनल के बारे में, कि भैया कार्बन के साथ में सेंट्रल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस हिसाब से उसको हम देखते हैं। अब देखिए इन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ओके चलिए तो आपने वो नोट कर लिया होगा। अब हम एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं XCOF3 XCF4 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है IIT-JEE का, ये भी पूछा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है XCO3F, मान लो आपको ऐसा आ जाए, ठीक है, सॉरी सेम हो गया क्या, नहीं ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसमें ऐसे आप देखो तो पूछ सकते हैं आपसे, बताइए ज़ेनॉन में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है या कितना लोन पेयर आपका दे रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है कि जितने टर्मिनल एटम उतने सिग्मा बॉन्ड, कितने टर्मिनल एटम है काउंट कीजिए, 3 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, 4 तो हमारे सिग्मा बन गए। इसके आउटर मोशन में कितने होते हैं 8, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है और टर्मिनल एटम कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, अब काम हो गया। तो 4 सिग्मा आपने बना लिया। उसके बाद ज़ेनॉन OF3, तो आप देखिए 8 में से आप 3 इसके हटाएंगे और 2 इसके हटाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, तो 5 हो गए। तो बेटा कितने बने आपके 3, मतलब इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो अब देखिए 4 सिग्मा उस हिसाब से आपके दिमाग में होगा 1 लोन पेयर, नहीं 1 नहीं 2 होगा, क्यों, मैंने आई बताया कि ज़ेनॉन से मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है ना, तो ये इसके लोन पेयर को कन्वर्ट कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए लोन पेयर, ठीक है। तो 5 sp3d, इसकी शेप शीशा होती है। अब XCF4 में आ जाइए, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर आपका होगा, समझ गए हम कैसे, भाई 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बन गए, 4 हटा दीजिए, 4 अनपेयर बचे, 2 लोन पेयर, 6 sp3d2, ठीक है। इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऐसे XCO3 निकालिए, कितना होगा देखो बेटा, यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 सिग्मा हुआ है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए बिकॉज 3 के हिसाब से इसमें चला गया, 8 में 7 और प्लस 1, नहीं सॉरी 8 है आपके पास में 1, उसमें हमने 3 6 और प्लस 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 लोन बचा। तो अभी इसका ज्योमेट्रिकल में 1 लोन पेयर बन सकता है, तो ये आपका लोन पेयर हो गया, तो आपका 5 sp3d हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इन सब में लोन पेयर पूछ सकते हैं। इसमें बोला था XCF4 में कितने लोन पेयर हो सकते हैं, तो XCOF3 में कितने लोन पेयर है 1, ठीक है। XCO4 में कितने लोन पेयर होंगे 0, क्यों भाई XCO4 में आप देख लीजिए सिंपल सा पूछा गया है क्वेश्चन ये भैया 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, 4 तो बाउंडेड हो गए और आपके जो लोन पेयर है वो खत्म हो जाएंगे, क्यों, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्ड में, तो कितना हो गया 0, यानी कि आपका कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर आपका हो गया 4 sp3, इसकी ज्योमेट्री। तो आपने आज सीखा कि जो भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप दुनिया कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन हाइब्रिडाइजेशन बेसिक टॉपिक, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने सीखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सीरियसली ले, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और आपको ऐसे लाखों टॉपिक्स, लाखों कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स मिलेगी जहां पे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग घर पे रह के पढ़ाई करते रहे, स्टे सेफ, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।